नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन फलन की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में इस समय कौन कौन से कार्य करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ ओमवीर सिंह रघुवंशी से। किसान भाइयों, आज हम लोग लौकी के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लौकी की फसल में खरपतवार प्रबंधन। तो लौकी की फसल में किसान भाइयों 2 से 3 आप होइंग जो है निंदाई गुड़ाई आप कर सकते हैं। इस तरह 2 से 3 गुड़ाई में आप अच्छे से जो भी खरपतवार रहते हैं रबी की फसल में आने वाले, उनको अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार हैं किसान भाइयों, जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं किसान भाइयों, तो वो आपके मेन फसल के साथ प्रतियोगिता करता है किसान भाइयों। इसलिए खरपतवार नियंत्रण प्रमुख कारक है जो आपकी उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसान भाइयों। आप किसान भाइयों खुरपी की सहायता से, कुदाली की सहायता से, हाथों से भी आप कुछ खरपतवार को निकाल सकते हैं। इस तरह आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो लौकी की फसल है उसमें सिंचाई के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाए। किसान भाइयों, चूँकि अभी शीत ऋतु चल रही है, सर्दी का समय चल रहा है, तो जो सिंचाई करना है आपको लौकी में वो 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको करना चाहिए। क्योंकि लौकी की फसल में 8 से 9 सिंचाई पर्याप्त मानी जाती है। इसलिए किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी नहीं देना है, क्योंकि लौकी की जो बेल रहती है वो पानी के प्रति संवेदनशील रहती है। 9 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको किसान भाइयों लौकी की फसल में सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। जैसे कि जो अपना वर्तमान परिदृश्य चल रहा है किसान भाइयों, आपकी लौकी की फसल लगभग 30 से 50 दिनों की हो चुकी है। तो आपने जो आपका जो आधार जो मात्रा है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल, वो आप दे चुके हैं। इसके बाद जो शेष बची हुई मात्रा है, जैसे कि नाइट्रोजन जो अपन बचाते हैं बाद में डालने के लिए, तो आप उसकी जो शेष आधी मात्रा है वो आप सिंचाई के पानी के साथ किसान भाई डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर रहे होंगे लौकी की फसल में। तो जो घुलनशील उर्वरक हैं, घुलनशील वो सिंचाई की जो विधि है आपकी ड्रिप इरिगेशन है, उसके साथ आप दे सकते हैं लौकी की फसल में। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि लौकी की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। तो सबसे प्रमुख कीट जो लौकी की फसल में आता है वो रेड पम्पकिन बीटल, जिसे लाल भृंग कीट बोला जाता है। किसान भाई, उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि ये छोटे आकार का रहता है, लाल रंग का रहता है, और आप इसको जो लौकी की पत्तियां हैं आपकी, उसकी ऊपरी सतह पे आसानी से देखकर मिल सकता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए आपको किसान भाइयों जो अपना संपर्क कीटनाशी है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ट्राइजोफास है तो 2 ml प्रति लीटर की दर से आप इसको उपयोग करके इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं आपको लौकी के एक प्रमुख कीट के बारे में और बताऊंगा। इसे फल मक्खी के नाम से जाना जाता है किसान भाइयों। जब लौकी की बेल छोटी रहती है और फूल से फल बनने की अवस्था आती है किसान भाइयों, तब ये फल मक्खी अपने अंडों को फूल के अंदर रख देती है किसान भाइयों। और उसी अवस्था में जैसे जैसे फल बनता है तो जो उसके अंडे हैं उनसे बच्चे निकलकर लौकी के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं किसान भाइयों। आप लोगों ने देखा होगा खेत में कि जो लौकी है उसके अंदर काटने पर इल्लियाँ दिखाई देती हैं किसान भाइयों। तो इसको नियंत्रण करने के लिए मिथाइल यूजिनोल नामक प्रपंच बाजार में उपलब्ध रहता है किसान भाइयों। तो इसके उपयोग से इस मक्खी को आसानी से किसान भाइयों आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में।
तो सबसे प्रमुख रोग जो है लौकी में लगने वाला वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे भभूतिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, चूने लासिता के नाम से भी जाना जाता है। कि मुख्य पहचान ये है किसान भाइयों की, जो जब ये शुरू की अवस्था में आता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर आपको पत्तियों में रूप में दिखाई देगा किसान भाइयों, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है किसान भाइयों, तो ये पूरे तने पे और जड़ों में सब में ये फैल जाता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहला जो आपका जो घुलनशील गंधक बाजार में उपलब्ध रहता है, जिसे सल्फेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका 2% घोल तैयार करके आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आसानी से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, अब हम लोग जो दूसरा प्रमुख रोग है लौकी में लगने वाला, वो मृदुल आसिता रोग है, जिसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। पहचानने के लिए पत्ती पर हल्के पीले रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे ऊपरी सतह पर। प्रत्यक्ष रूप से लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों। नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों आप जो आपका सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं, कवकनाशी हैं, जैसे आपका डाइथेन Z78 है, और जिनेब मैनकोजेब नाम से भी बाज़ार में उपलब्ध है, और अन्य फफूंदनाशी भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हैं किसान भाइयों। इनका आप छिड़काव करके इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बहुत से किसान गेहूं की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर कोई ध्यान नहीं देते, जिनकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आने से उनको नुकसान होता है। इसलिए आप गेहूं में लगने वाले रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SC लाल। किसान भाई जोहार, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं गेहूं के प्रमुख रोग, जो कि फसल को पौधे को आक्रांत करते हैं। तो किसान भाई, गेहूं में आपको दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको झुलसा रोग का प्रकोप होता है। ये बेसिकली फफूंद से होता है, फफूंद जनित रोग है। और लक्षण देखिएगा तो जो पत्तियां हैं, संक्रमित पौधों की पत्तियां में झुलसा का प्रकोप होता है, और वो पहले धब्बा होता है, जो भूरा धब्बा होता है, और धब्बे के ऊपर पीला घेरा अगर लिए हुए है तो हम लोग कहते हैं कि इसे बाइपोलरिस नाम के फफूंद का अटैक है। और अगर घेरा हुआ नहीं है, पीला घेरा नहीं है धब्बे में, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है सो अल्टरनेरिया नामक फफूंद द्वारा ये रोग है। तो ये आपको दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आना शुरू हो जाता है। और अगर इस बीच में अगर बारिश हो गई या मौसम आपका किसान भाई अनुकूल रहा, तो ये जो NEPZ जोन है, नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन है, इसमें इसका प्रकोप बहुतायत से देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान भाई रोग के लक्षण देखते ही जो दवा, अनुशंसित दवा है डाइथेन M45, इसका 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर दें। दूसरा दवा जो बहुत कारगर दवा है, इसमें प्रोपिकोनाजोल है, वो टिल्ट 25 EC के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। ये भी बहुत कारगर दवा है। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में अगर घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो किसान भाई और इस बीमारी से आप अपने फसल को बचा सकते हैं। गेहूं का करनाल बंट रोग। यह रोग सर्वप्रथम 1931 में करनाल हरियाणा से रिपोर्ट किया गया था। इस रोग का कारक एक कवक टिलेसिया इंडिका है। ये रोग जनक मृदा में रहता है तथा संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलाते हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाता है तथा अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बोएं। उन्नत प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। रोकथाम हेतु खड़ी फसल में प्रोपिकोनाजोल 25 EC 0.1% घोल का छिड़काव डफ अवस्था में करें। दूसरा रोग जो है कि जनवरी के अंतिम में आप देखिएगा कि जो पौधे हैं उस पर रतुआ या हरदा का प्रकोप होना शुरू होता है। तो इससे किसान भाई बच सकते हैं, अपने फसल को बचा सकते हैं। लेकिन इसमें है कि ये अगर मौसम अनुकूल है तो बहुत तेज़ी से ये, जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑरेंज रस्ट या ब्राउन रस्ट या लीफ रस्ट, ये आता है।
तो जनरली ये देर से आता है, लेकिन अगर जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में आ जाए तो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लक्षण हैं कि पौधों पर भूरे रंग के पस्चुल्स बनते हैं जो नारंगी रंग के होते हैं, जो पौधों पत्तियों पे बिखरे पड़े होते हैं, और इसमें आप देखें कि ये थोड़े दिन बाद जो है ये भूरे हो जाएंगे और ये काले रंग के हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए जो अभी जो दवा अनुशंसित बताया गया कि प्रोपिकोनाजोल, जो बाज़ार में टिल्ट 25 इसी के नाम से उपलब्ध है, 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो किसान भाई अपने फसल को आप बचा ले पाएंगे। गेहूं का खुला कंडुआ या लूज स्मट रोग, यह रोग आंतरिक रूप से संक्रमित बीज से पैदा होता है। इसका रोग जनक एक कवक अस्टिलैगोसेजिटम प्रजाति ट्रिटिसाई होता है, जो कि बीज के भ्रूण भाग में छिपा रहता है तथा संक्रमित बीज ऊपर से देखने में बिल्कुल स्वस्थ बीजों की तरह ही दिखाई देता है। इस रोग से प्रति वर्ष उत्तर भारत में गेहूं की उपज में 1 से 2% की हानि होती है। इस रोग के लक्षण बाली आने पर ही दिखाई देते हैं। रोगी पौधों की बालियों में दानों की जगह रोग जनक के रोग कंड यानी स्पोर्स काले पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो कि हवा से उड़कर अन्य स्वस्थ बालियों में बन रहे बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार रोग आगे आने वाली फसल में पहुंच जाता है। रोकथाम, इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जला दें, साथ ही रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर खेत से अलग कर दें। रोग से बचाव के लिए बीजों को कार्बोक्सिन 75 WP 1.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुआई करें और खड़ी फसल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और इसके लिए है कि आप अपने खेत की निगरानी जरूर करें और अपने खेत को दिन में एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको स्वस्थ पौधे और संक्रमित पौधे में अंतर पता चल सके। और जैसे ही ये रोग के लक्षण दिखें तो किसान भाई इस दवा का छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 2 सप्ताह बाद पुनः कर दें, तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने दाल वाली मटर की फसल लगाई हुई है, तो इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को किया जाना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण इत्यादि। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। हम देखते हैं किसान भाई प्रमुख दलहनी फसल जो मटर है, इसे तो सब्जी के लिए उपयोग करते हैं या दाल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ये रबी में हम देखते हैं कि रबी का जो सीज़न है, शरतकालीन सीज़न है, इसमें अच्छा उत्पादन के लिए और किसान की अच्छी आमदनी के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाइयों, मटर की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की बढ़वार बाधित होती है। तो आप किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। खरपतवार की प्रबंधन की बात करें, हम देखते हैं किसान भाई इसमें दलहनी फसल होने के नाते या तो बुवाई के समय हम इसमें फ्लूक्लोरेलिन जो बाशालिन नाम से आती है, उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई से पूर्व आपने खेत में छिड़क करके मिक्स कर दी होगी और उसके बाद बुवाई की होगी। यदि किसान भाई ये उपयोग नहीं किया है, तब आपको इसमें निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। जहाँ पर खरपतवार लगते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न तरह के सकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, निराई गुड़ाई में हम देखते हैं कि पहली निराई गुड़ाई लगभग 30 दिन की अवस्था पर निश्चित रूप से करें और दूसरी लगभग हम देखते हैं कि 45-50 दिन की जब फसल हो रही हो उस समय कर दें। 2 बार निराई गुड़ाई करने से एक तो फसल में हम देखते हैं कि वायु संचार भी जड़ों का बढ़ता है, जिससे कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर करके उपयोग करती है और हमारी मृदा की दशा सुधारने के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसमें अच्छी स्वयं की भी मटर की वृद्धि होती है। सिंचाई की बात करें किसान भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है कि कभी कभी हम देखते हैं किसान भाई सिंचाई कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी फसल सूख रही है। तो सबसे पहले यह बात आती है कि इसमें पर्याप्त नमी की दशा में ही इसको बोना चाहिए। रिच फरो मेथड में देखते हैं कि जो हमारी मेड़ हैं, जो उनके ऊपर हम बुवाई करें, इसकी 2 से 3 लाइनों की बुवाई करें और जब भी हमें जल की आवश्यकता लगती है कि इसमें सिंचाई की आवश्यकता है, उस समय केवल फरों में हम सिंचाई करके फसल को सही वातावरण दे सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि खड़ी फसल में
फूल आने की अवस्था से पहले यदि आवश्यकता हो, रिच फरो सिस्टम है तो बहुत आवश्यक है। दूसरी सिंचाई की जब बात आती है तो हम किसान भाई बात करते हैं कि जब फूल समाप्त हो जाए, फली बनने लगें या फली की वृद्धि अवस्था या दाने की वृद्धि अवस्था जिसे हम कहते हैं, उस समय आप इसमें सिंचाई अवश्य रूप से करें। किसान भाइयों, मटर की फसल को कुछ कीट और रोगों द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। अब बात आती है किसान भाई कि ये प्रबंधन करने के बाद देखते हैं कि कहीं कहीं कीड़ों की बात आती है तो इसमें विभिन्न तरह के कीड़े लगते हैं, चाहे तना भेदक कीड़ा हो या पत्ती लीफ माइनर जिसे कहते हैं, वो पत्ती में सुरंग बना के पत्ती को खाता है, या देखते हैं कि इसमें जो जड़ के पास जो कीड़ा लगता है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो इनके नियंत्रण के लिए या तो मेटासिस्टाक्स है, आप देखते हैं कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस तरह से 500 से 600 लीटर पानी लगेगा, आप किसका स्प्रे कर सकते हैं, या इमिडाक्लोपिड जो दवा है वो 250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करके इन कीड़ों को नियंत्रण किया जा सकता है। बीमारी की बात करें तो किसान भाई हम देखें कि इसमें या तो पाउडर मिल्ड्यू लगती है तो उसमें सल्फेक्स का उपयोग कर सकते हैं, और अन्य जो बीमारियां लगती हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बनडाजिम जो दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए, 500 लीटर पानी लगेगा, निश्चित रूप से सही होगा। या ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है वो 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी विभिन्न तरह की बीमारियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम मटर से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जबलपुर के कृषक बाबूलाल शेख ने। यह कृषि वानिकी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो बाबूलाल शेख जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिस खेत में हम खड़े हैं, इस एक प्रवेश पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं, जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक ज़मीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज़ जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमरती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद प्राप्त होते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। सबसे बड़ा फायदा है किसान को डाइवर्सिफिकेशन। बारिश नहीं होती है, किसान ने अगर गेहूं ही लगाया है तो उसकी पूरी की पूरी गेहूं जो है बारिश की बिना अगर सूखा पड़ रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर वो कृषि वानिकी को अडॉप्ट करता है, उसमें वो पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पशु भी पाले हैं और फसलें भी लगाई है, तो जो 2 कंपोनेंट हैं, जो 2 घटक हैं, पेड़ पौधे और पशु से उसको कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहेगी। तो जहाँ हम खड़े हैं, एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है, इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स जिसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागवानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके, और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है। जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि
इस और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इसी तरह हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया है, उसमें क्या लिया हमने, ग्रीबिया ऑप्टिबा, जिसको बोलते हैं ब्यूल, धामन और भीमल। सर्दियों की बात करें, सारे के सारे पौधों के पत्ते जड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ग्रीन चारा जो हरा चारा है ये पशुओं के लिए प्रोवाइड करता है। इसको हमने 3 स्पेसिंग पे लगाया है। 1 इज़ 1 into 1 मीटर, देन 2 into 2 एंड 3 into 3। जो एक रो से दूसरे रो के बीच में दूरी है वो हमने 8 मीटर की रखी है। और बीच में हम क्रॉपिंग करते हैं जो छायादार जो शेड लविंग क्रॉप्स है, जैसे हमारी टर्मेरिक है, जिंजर है, कोलोकेशिया है, आप इनकी भी खेती कर सकते हैं। तो रबी सीजन में जैसे मैंने बोला कि मूली ले सकता है किसान, और गेहूं लगा सकता है, सरसों लगा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।